उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मसरूं की पहली, मैं मीर की हमराज़, ग़ालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। आज की वीडियो में हम देखेंगे सादत हसन मंटू के अफसानी मजमुआ ठंडा गोश्त का पहला अफसाना ठंडा गोश्त। तो इससे पहले हम लोग देखे थे प्रेमचंद के अफसानी मजमुआ वारदात, उसके हर एक अफसाने का खुलासा भी देखे और आखिर में क्विज़। तो जो हजरात अभी तक वो अफसानी मजमुए के अफसाना नहीं सुने हैं या खुलासा नहीं देखे हैं तो वो देखिए और उसके बाद जो क्विज़ है वो करके अपनी तैयारी का जायज़ा लीजिए। ठंडा गोश्त पेशे खिदमत है। ईशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज़ तेज़ आँखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चिटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मज़ाफ़ात एक अजीब पुरअसरार खामोशी में गर्क था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मार कर बैठ गई। ईशर सिंह जो गालिबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में किरपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और दोनों टांगें पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशर फिर भी कुछ न बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज़ आँखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार, ठोड़ी की साख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ की औरत है। ईशर गो सर न्योड़े एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो किरपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लर्ज़ां थे, मगर उसके कदोकामत और खदोखाल से पता चलता था कि वह कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन आदमी है, मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब उसी तरह खामोशी में गुजर गए तो कलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज़ तेज़ आँखों को नीचा कर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सैयां। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज़ भींच ली और पलंग पर से उठकर उसके जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होठों पर जुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई माया जवाब है? ईशर सिंह ने किरपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वह कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उसे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत, आवाज़ में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपनी बालाई होठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसके दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कड़ी या दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कलवंत कौर अंगुलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सैयां, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बूरे की माँ के घर। ईशर ने कलवंत कौर को घोर कर देखा और दफतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम ज़रूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वह अपने बाप का तुख्म न हो
जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फ़ौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे, मेरी भप्पियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ। उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया। ईशर सिंह, कसम वाहे गुरु की, ज़रूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज़ बेजान थी। ईशर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कलवंत कौर का शुबा और ज़्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भेंचकर उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ईशर सिंह, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज़ पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजू में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भंभोरना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूँ, घट पाजभिया, तेरी निकले हड्डां दी गर्मी। कलवंत कौर ने मज़ाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईशर सिंह ने अपनी बाजू उसके गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मोछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवत भरी निगाहों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर की बालाई होंठ व पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दिफान हो, यानी दिफा हो। ईशर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईशर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़ के कलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुर्प चाल। कलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घोर कर उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कलवंत, कसम वाहे गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत कौर अपनी बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर सिंह। ईशर सिंह अपनी घनी काली मोछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म, और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले कचकचाया, कान के लौं को काटा, उभरे हुए सीने को भंभोड़ा, उभरे हुए कूल्हों पर आवाज़ पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूक से लथेड़ दिया। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईशर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईशर सिंह, काफ़ी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतजिर बामल आज़ा को सख्त नाउमीद हुई तो वह झिल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ कर और नथने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशर सिंह, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईशर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है चिड्डू, कौन है अल्फती,
कौन है वो चोर पत्ता? ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलवंत, कोई भी नहीं। कलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक अज़्म के साथ कहा, ईशर सैया, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। खाओ वाहे गुरु की कसम, क्या इसके तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कलवंत कौर ने उसकी इजाज़त न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। लो अब खा वाहे गुरु की कसम, क्या इसके तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से किरपान उठाई, मयान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फुहारे छूट पड़े। कलवंत कौर की उससे भी तसल्ली न हुई। उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वह अपनी नामालूम सुध को मोटी मोटी गालियां देती रहीं। ईशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कलवंत, जाने दे। आवाज़ में बला का दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से उड़कर उसके मोछों पर गिर रहा था। उसने अपनी लर्जा होठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईशर सिंह की जुबान तक पहुँच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भीनी या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इसी किरपान से। कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वह हरामजादी? ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई। उसने कलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ, वो है कौन? ईशर सिंह के गले में आवाज़ रंध गई। बताता हूँ, यह कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान, माँ, यह भी एक अजीब चीज़ है। कलवंत कौर उसके जवाब की मुंतज़िर थी। ईशर सैया, तुम मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मोछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चिरा है माया या मेरा? गला चिरा है माया या मेरा? अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बनाने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कड़ी यह भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें न बताई। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मोछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी किरपान से जिससे तुमने मुझे छुड़ा से। एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मोछों पर से लहू उड़ाया। कलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी, मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं। ईशर सैया, कलवंत कौर के तो हर रोज़ मज़े लेता है, ये मेवा भी चख देख। कलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा हूँ और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थोहड़ के झाड़ों तले मैंने उसे लेटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशर सिंह की जुबान सूख गई। कलवंत कौर ने थूक निगलकर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह के हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका।
लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा। फिर क्या हुआ? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोलीं और कलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बूटी बूटी थरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी मुझे अपना हाथ दे। कलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था। यह अफसाना यहीं पे ख़त्म होता है। मज़ीद अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।